हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 पर प्रीवियस कई दिनों से अपन कंटिन्यूस नर्सिंग से रिलेटेड या नर्सिंग सब्जेक्ट की कंटिन्यूस अपन थ्योरेटिकल पोर्शन की क्लासेज स्टार्ट कर रखी है। उनमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने जो सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है वो अपना सबसे पहला सब्जेक्ट है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस डेज में अपन ने क्लासेज रिकॉर्ड किया, प्रीवियस डेज में अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया है, जिस एक्सप्लेनेशन में अपन ने इस ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, अनाटमी और फिजियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन, क्या वर्ड कहाँ से ड्राइव होते हैं, क्या क्या उनका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इस ह्यूमन बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कब कहाँ और कैसे हुआ है, कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से लेवल में बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहला जो लेवल था वो सबसे पहला लेवल अपन ने पढ़ा था। उस सबसे पहले लेवल की अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे पहला लेवल कौन सा था? सबसे पहला लेवल था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल की अगर अपन बात करें तो केमिकल लेवल में अपन ने पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल, एटम मल्टीपल एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल मिक्स होके नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है सेल्यूलर लेवल। उस सेल्यूलर लेवल में अपन बात करते हैं सेल की। तो आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल का शेप साइज कैसे होता है, सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट का भी अपन डिटेल डिस्क्रिप्शन इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे अपन? सेल को। सेल स्टार्ट करने से पहले अपन देखें अपन सबका मालिक कौन? अपने नीम करोली बाबा। इनकी कृपा से अपने सारे काम होते हैं। सब ऐसा कोई सा काम नहीं है, जब इनकी कृपा अपने ऊपर हो तो कोई सा काम अपन कर नहीं सकते। अपन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कहीं सुकून तलाशने की कोशिश करें, कहीं सुकून चाहें, तो वो कहाँ पे मिलता है अपने को? अपने नीम करोली बाबा के चरणों में। तो मैं तो सभी से बोलूंगा कि एक बार यहाँ पे इसके नीम करोली बाबा हैं, इनके धाम पे सभी जाओ और वहाँ जाओ। वहाँ की जो पीस, वहाँ का जो मेंटल पीस है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एक अट्रैक्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो बहुत अच्छा अपने को फील करवाएगा और एक पॉजिटिव वाइब अपने को देगा। नेक्स्ट अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक आज का है सेल। अपन बात करें सेल के बारे में। सेल के बारे में अगर बात करते हैं, अपन शुरू से पढ़ते हैं कि सेल का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, अपनी जो लाइफ है, इस लाइफ की सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बिना सेल के बिना इस ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। बिना सेल के बिना अपनी बॉडी का कोई भी फंक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अगर सिंपल सी बात करें तो अपने मानव शरीर की जो सबसे छोटी संरचना है या सबसे प्राइमरी या प्राथमिक जो संरचना है, वो सबसे छोटी और बेसिक यूनिट कौन सी है, बेसिक संरचना कौन सी होती है? सेल। इसी सेल के से आगे अपन ने पढ़ा था, सेल के बाद जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था अपन ने टिश्यू। मल्टीपल सेम फंक्शनल सेल, एक जैसा काम करने वाली मल्टीपल सेल मिलके किसका फॉर्मेशन करवा रही थी? टिश्यू का फॉर्मेशन करवा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलके सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम मिलके पूरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का फॉर्मेशन करवा रहे थे, जिसको अपन बोल रहे थे ह्यूमन बॉडी। अल्टीमेट अगर अपन बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपन किसके बारे में बात करते हैं? बॉडी के बारे में, या तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी। अपन जनरली अगर नर्सिंग फील्ड की बात करें तो नर्सिंग फील्ड में अपन डील करते हैं किससे? ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन से डील करते तो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसकी? ह्यूमन बॉडी की। तो अपनी ह्यूमन बॉडी की अगर अपन सबसे छोटी स्ट्रक्चर या सबसे बेसिक कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो इस बेसिक कंपोनेंट कौन सा होता है? सेल होता है। ठीक है, अपन सेल के बारे में कुछ बात करते हैं। सेल का डेरिवेशन कब हुआ है, सेल का डेरिवेशन किसने किया, कौन से साइंटिस्ट ने सेल का नाम दिया था। ठीक है, इन सभी के बारे में अपन जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले ही अगर फर्स्ट लाइन की बात करो तो फर्स्ट लाइन ही क्या आती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगर अपन बात करें सेल की, तो सेल के लिए बेसिक इंट्रोडक्टरी लाइन की बात करें तो इंट्रोडक्टरी लाइन क्या है? A basic structural and functional unit of life is the cell। सेल की अगर अपन बात करें तो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी बॉडी या अपनी लाइफ की शुरुआत की अगर अपन बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेरिवेशन ऑफ द वर्ड सेल। जो ये सेल वर्ड है, इस सेल वर्ड का डेरिवेशन की अगर अपन बात करें तो इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है?
सेल वर्ड के अगर डेरिवेशन की बात करें तो सेल वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? एक लैटिन वर्ड होता है, जिस लैटिन वर्ड का की बात करें तो कौन सा? सेल्यूला। लैटिन वर्ड की बात करें तो कौन सा हुआ? सेल्यूला। इस सेल्यूला वर्ड का अगर बात करें तो सेल्यूला वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। सेल्यूलर वर्ड का मतलब क्या होगा? स्मॉल रूम। अगर अपन दो तरीके से सेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला, सेल के अगर डेरिवेशन की बात करें तो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम होता है सेल्यूला। उस सेल्यूला वर्ड का मतलब मीनिंग क्या होगा? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम। सेकंड, अगर अपन बात करें तो जनरल लाइफ से सेल का मतलब होता है जेल, जिसमें अपन बात करते हैं जिसमें कैदी रहते हैं। कैदी जिस जेल में रहते हैं उस जेल में छोटी छोटी क्या बनी होती है? सेल। हर एक कैदी के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं, उस कमरे को क्या बोलते हैं अपन? सेल। उसी तरीके की स्ट्रक्चर अगर किसी भी ऑर्गन का अपन कट सेक्शन लेके माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू उस कट सेक्शन को अगर अपन देखते हैं तो अपने को किस तरीके से दिखाई देती है? जिस तरीके से कि उसमें क्या बने हुए हों? छोटे छोटे कमरे बने हुए हों। छोटे छोटे कमरे यानी सेल बनी हुई हो, उन छोटे छोटे और कमरे और सेल बने हो, उसके बेस पे इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन या ड्राइवेशन हुआ है। तो द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला। सेल्यूला मीनिंग क्या होगा? स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। छोटे छोटे कंपार्टमेंट या छोटे छोटे रूम, इसका मतलब क्या होगा? सेल। इसका मतलब क्या होगा? सेल। इसलिए अपन जब इसके अपीयरेंस की बात करें तो आगे भी अपन बताएंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन करने वाले साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल का डिस्क्रिप्शन। कब? 1665, यानी कि पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड का यूज किया था या सेल वर्ड का डिस्क्रिप्शन किया था। उस डिस्क्रिप्शन में अगर अपन बात करें तो उसने किस तरीके से किया था? जो रॉबर्ट हुक है, उस रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क स्लाइस ली थी, एक पतली स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की एक पतली स्लाइस लेके, पतला छोटा सा टुकड़ा लेके, कट सेक्शन लेके उस कट सेक्शन का क्या किया था? माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था। तो उसमें उसने क्या देखा? स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। अगर अपन बात करें तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिन साइंटिस्ट ने 1665 में सेल वर्ड का डिस्क्रिप्शन किया। उस डिस्क्रिप्शन की अगर अपन बात करें तो उन्होंने ही सबसे पहले इस सेल वर्ड को यूज किया था। उन्होंने क्या किया? एक छोटा पीस लिया। उनकी अगर अपन बात करें तो उन्होंने क्या किया था? एक छोटा स्मॉल पीस। यहाँ पे अगर अपन बात करें इस सेल वर्ड के डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन की अगर अपन बात करें तो जो अपने साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उस रॉबर्ट हुक ने एक क्या लिया? छोटा स्मॉल पीस लिया, यानी कॉर्क का छोटा स्मॉल पीस लेके उस स्मॉल पीस का जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, तो उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या देखा? उनको इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। और उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर थी वो? छोटे स्मॉल रूम जैसी स्ट्रक्चर। जिस तरीके से किसी बिल्डिंग में छोटे छोटे रूम या छोटी छोटी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, उस तरीके की स्ट्रक्चर उन्हें माइक्रोस्कोपिक स्टडी में दी। तो इन छोटे छोटे रूम या छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या वर्ड दिया? सेल वर्ड। क्योंकि सेल वर्ड का डिस्क्रिप्शन किससे हुआ? सेल्यूलर। सेल्यूलर का मीनिंग क्या होगा? स्मॉल वर्ड। तो इस सेल्यूला के जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट 4 लेटर, उन 4 लेटर से उन्होंने क्या दिया? इस सेल का नाम दिया। ठीक है, तो किसने दिया डिस्क्रिप्शन की? अगर अपन बात करें तो डिस्क्रिप्शन किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल वर्ड का यूज किया, सेल का डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ही नेम्ड देम सेल बिकॉज दे आर रिजेंबल स्मॉल रूम इन मॉन्स्ट्री। जो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी उस कॉर्क के पीस की, उस पीस में उन्होंने देखा कि ये जो सेल है इसकी स्ट्रक्चर किसके तरीके, किसके जैसे दिखी? रिजेंबल स्मॉल रूम। छोटे छोटे रूम, छोटे छोटे कमरों के जैसे दिखी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। सेल के डिस्क्रिप्शन की बात करें, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं। सबसे पहला बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल और इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए सबसे छोटी जो बेसिक यूनिट की बात करें तो वो यूनिट कौन सी होती है? सेल। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करवाने के लिए
सेकंड, बॉडी का जो फंक्शन है बिना सेल के बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए फंक्शनल यूनिट और उसके अलावा बायोलॉजिकल यूनिट। बायोलॉजिकल यूनिट का मतलब जो रिप्रोडक्शन है यानी कि संतति या अपनी जो जनरेशन है उस जनरेशन को आगे कंटिन्यूएशन में रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी होता है सेल में। रिप्रोडक्शन होके एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन भी होता है, जिसलिए कैसी यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट होगी। तो सेल की अगर अपन बात करें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, और इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेसेस सच एज। क्या क्या काम करवाती है इस सेल की अगर अपन बात करें तो सेल बेसिक यूनिट होती है, क्या क्या काम परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। सबसे पहले न्यूट्रिशन, सेल क्या करवाती है, न्यूट्रिशन लेती है, न्यूट्रिशन लेके उस न्यूट्रिशन का मेटाबॉलिज्म करवाती है और मेटाबॉलिज्म करवा के अपनी बॉडी को क्या करवाती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए सेल को कैसी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। सर्वाइवल ऑफ बॉडी में अपन ने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, उन न्यूट्रिएंट्स में अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, वहां पे पढ़ा था अपन ने जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उस मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन भी करवाती है। ग्रोथ, सेल अपने आप में जब न्यूट्रिशन मिलेगा, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म करवा के अपनी खुद की ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन करवाएगी, खुद में रिप्रोडक्शन भी करवाती है। लास्ट की बात करें तो क्या करवाती है, रिप्रोडक्शन, अपनी एक सेल दूसरी सेल का क्या करवाती है, जनन करवाती है। एक सेल दूसरी सेल बनाती है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था अप्रोक्सीमेट 30 ट्रिलियन सेल। नंबरिंग की अगर अपन बात करें तो पूरी ह्यूमन बॉडी में कितनी, 30 ट्रिलियन सेल यानी कि 30 लाख करोड़ के लगभग सेल प्रेजेंट होती है। टाइप्स की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 200 डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, या तो एक सेल से या एक से ज्यादा। सेल आर वेरी इन शेप, साइज एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द दियर रोल इन द बॉडी। सेल का जो शेप है, साइज है, उसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द रोल ऑफ बॉडी। उनका बॉडी में क्या रोल है उसके अकॉर्डिंग उनके अलग फंक्शन होंगे, अलग शेप होगा, अलग साइज होता है। नेक्स्ट बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो अपन पूरी सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उस स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन की अगर सेल की बात करें तो सेल के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं जिनको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। उन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में भी एक स्पेसिफिक उस सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। दो चीजें होती हैं, बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो सेल, वहीं सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें तो जिस तरीके से सेल बॉडी बनाती है वैसे ही सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेल का कंट्रोलर स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। तो कंटेन साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल, पजेज जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उसे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसके अलावा बात करें तो अभी अपन ऊपर पढ़ा, कैपेबल होती है जिसके लिए ग्रोथ भी करवाती है, रिप्रोडक्शन भी करवाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करवाती है, जिसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, लाइफ के लिए इसेंशियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साइज ऑफ दी सेल। अगर ऑल ओवर सेल की अपन बात करें तो सेल क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, नेक डाई के थ्रू अपन सेल को नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू अपन सेल का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट सेल के अगर साइज की बात करें तो सेल का साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर तक सेल का साइज होता है, एवरेज साइज। उसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट सेल की अगर अपन बात करें ह्यूमन बॉडी में कौन होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो कौन होगी, ओवम। डायमीटर की बात करें तो 120 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है, स्पर्म, 60 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म। किसके बेस पे, साइज के बेस पे। साइज के बेस पे सबसे बड़ी सेल ओवम, सबसे छोटी सेल कौन सी होगी,
स्पर्म। और यही ये है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के अलावा अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होती है? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होगी? न्यूरॉन होती है। यानी कि तीन चीजें वेरी करती हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पर्म, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होगा? न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इनके डायमीटर की। डायमीटर की अगर अपन बात करें, सम सेल आर लार्ज और सम इसमें डिपेंडिंग ऑन दियर फंक्शन। फंक्शन के बेस पे उनका क्या रहता है? डायमीटर रहता है। जैसे आरबीसी के डायमीटर की अगर अपन बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर। आरबीसी की बात करें तो ब्लड सेल। स्मॉलेस्ट डायमीटर की अगर अपन बात करें तो किन का होता है? ब्लड सेल। और ब्लड सेल में भी होती है लिम्फोसाइट। ब्लड सेल की भी बात करें तो लिम्फोसाइट। उन लिम्फोसाइट या लिम्फ सेल की बात करें तो उन लिम्फोसाइट का डायमीटर 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ की अगर अपन बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। आरबीसी का एवरेज डायमीटर की बात करें तो 7.5 माइक्रोमीटर, जो कि एक ब्लड सेल होती है। नेक्स्ट बात करें ओवम का डायमीटर, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। इसका डायमीटर की अगर अपन बात करें तो 100 to 120 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शेप, साइज और डायमीटर के अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस सेल के टाइप्स कितने होंगे? मेनली सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दोनों में जनरल डिफरेंस अपन आगे एक चार्ट के रूप में समझेंगे, लेकिन जनरल डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो दोनों के अंदर जनरल डिफरेंस क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक में तो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होता है। यानी कि वो सेल जिस सेल में एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट है। पी वर्ड का मतलब प्रो का मतलब दूर, परे मतलब दूर। दूर कौन होगा? न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस दूर तक प्रेजेंट नहीं होता, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दूर तक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, और जिसके अंदर या इनसाइड कौन प्रेजेंट रहता है? योटिक, यानी कि न्यूक्लियस। कौन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो वो कौन सी होगी? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वो कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो नॉर्मली जैसे अपने एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन सेल्स, ये सेल कौन सी होंगी? यूकैरियोटिक। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए, इन सभी की अगर अपन बात करें तो कैसी सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। ठीक है, अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो डिफरेंस सबसे पहले डिफरेंस की अगर अपन बात करें इनका साइज की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 0.22 लेके जो 2.0 माइक्रोमीटर। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी आर्कीज, फंगाई, वायरस होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी सेल होंगे? प्रोकैरियोटिक। वहीं अगर अपन बात करें तो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले या साइज वाले प्लांट एंड एनिमल, ये सारे कौन होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। जो अपनी बॉडी की सेल की बात करें तो अपनी बॉडी की सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल। उसके अलावा न्यूक्लियस एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। न्यूक्लियस नहीं होगा तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो क्या होगा? एब्सेंट। और इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट। फ्लैजेला की बात करें तो यहाँ सिंपल फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल की बात करें तो यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट्स, एब्सेंट इन एनिमल। सेल वॉल की अगर अपन बात करें एनिमल और ह्यूमन प्लांट में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बात करें तो कॉम्प्लेक्स विद माइक्रोट्यूबुल। साइटोप्लाज्म नो साइटोस्केलेटन, यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। साइटोस्केलेटन की बात करें तो वो साइटोस्केलेटन का मतलब जो सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन करवाता, तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होता है, उसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक में कैसा होगा? लार्ज साइज राइबोसोम होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की बात करें तो प्रोटीन की नीड ज्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस
करवाने के लिए। सेल डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिशन, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे बाइनरी फिशन, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्यूज होकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवाता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम वन है सर्कुलर क्रोमोसोम, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम। अप्रोक्सीमेट की बात करें तो कितने 46 क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स वाई, टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो मियोसिस, यहाँ पे इन्वॉल्व मियोसिस, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। मेजर डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में साइटो जो सेल में वॉल है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल के अलावा एनिमल और ह्यूमन सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो इस तरीके कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस है जो डिफरेंस दोनों सेल को डिफरेंशिएट करवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अपन मेनली पढ़ेंगे एनिमल सेल या अपनी ह्यूमन बॉडी की सेल। यहाँ पे अगर अपन एनिमल सेल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एनिमल सेल, सेल का मतलब वही, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इट कंटेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अपन ने साइज पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, टाइप पढ़ा। टाइप के बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सेल की स्ट्रक्चर में कॉमनली तीन तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तीन मेजर कंपोनेंट, जो तीनों मेजर कंपोनेंट क्या करवाते हैं, एक सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सेल की जो आउटर कवरिंग बनाती है, उस आउटर कवरिंग बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल जो इस सेल के फंक्शन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, शेप मेंटेन और साइज मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो तीसरा मेजर कंपोनेंट कौन होगा, न्यूक्लियस। यानी मेन कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो कितने होंगे, तीन। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड की अगर अपन बात करें साइटोप्लाज्म, थर्ड की बात करें न्यूक्लियस। ये तीनों मेजर स्ट्रक्चर मिलके एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन कराते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल। क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स इस सेल को फंक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, सेल को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले का बात करें मेन पार्ट में कितने होंगे, तीन। सबसे पहला प्लाज्मा सेल या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब अंदर कौन भरा रहता है, प्लाज्मा फ्लूइड। साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर बात करें तो आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। आगे डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। तो इसकी परमिएबिलिटी की अगर बात कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंसों को सेलेक्ट कर करके जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है उनको एंट्री करवाएगी, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बाहर एक्सक्रीट करवाइए, उनके लिए बैरियर का काम करवाती है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या काम करवाती है, सेल के अंदर और बाहर जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करवाती है। नेक्स्ट बात करें साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिस जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कंटेन सेल ऑर्गेनल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस साइटोप्लाज्म की बात करें तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिन फंक्शन के लिए साइट का काम करवाता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मल्टीपल सेल ऑर्गेनल मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, सेल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जैसे सेल की। अगर अपन आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल को अपन बिना कट सेक्शन किए आउटर बिना सिंपल स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होगी। इस सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होगी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर कवरिंग फॉर्मेशन हो रही है, ये आउटर कवरिंग जो ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग कौन सी होगी,
सेल मेम्ब्रेन। इस आउटर कवरिंग, जिस आउटर कवरिंग के अंदर क्या भरा हुआ, पूरा सेल कंटेंट भरा हुआ है, वो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें तो सेकंड कौन भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड भरा है, ये फ्लूइड कौन सा है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल। और इन सेल ऑर्गेनल में ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये कौन सा होता है, न्यूक्लियस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। लेकिन ये कभी भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। सेल का न्यूक्लियस कभी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने को शो करवाया गया था। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीन मेजर कंपोनेंट। इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक क्या पड़े रहते हैं, सेल ऑर्गेनल भरे रहते हैं। जिन सेल ऑर्गेनल की अगर अपन बात करें तो लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल या गोल्जी अपरेटस, क्रोमेटिन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल। उसके अलावा बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबुल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइक्रोफिलामेंट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर, अगर फ्यूजन की बात करें तो तीन तरीके का फ्यूजन बनते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल। सेकंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, न्यूक्लियस। और थर्ड की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लियस कौन होगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंट्रोलर होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर किसकी, सेल की। अब इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल है, उन सेल ऑर्गेनल और जितने मेजर कंपोनेंट है, इन मेजर कंपोनेंट का अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखे तो इस इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के थ्रू अपन को इस तरीके की सेल दिखती है, जिस सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होगी, सेल ऑर्गेनल, सॉरी सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में बात करें तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेल के इनसाइड। और सेल के इनसाइड कौन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के इनसाइड जो फ्लूइड रहता है साइटोप्लाज्म, सेल के आउट से, और न्यूक्लियस के इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस है साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, दो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन और उसके अलावा साइटोप्लाज्म। थर्ड होता है न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। जो सेल होती है उस सेल की सबसे आउटर बाउंड्री फॉर्मेशन करवाती है। मेंटेन द इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो आयन, जो न्यूट्रिएंट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट का मूवमेंट को मेंटेन करवाती है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड इन आयंस को, इन न्यूट्रिएंट्स को, इन जेनेटिक मटेरियल्स का क्या करवाती है, मूवमेंट को मेंटेन करवाती है। इसलिए कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल। इट कंटेन रिसेप्टर फॉर सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। जो सेल रिकॉग्निशन, सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसेप्टर प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करवाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या रिसेप्टर का काम करवाती है। जैसे अपन कोई ड्रग लेते हैं, वो ड्रग की अगर अपन बात करें, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होते ही अपन ने क्या ली, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल लेते ही उसने एक्ट किया, सर दर्द खत्म हुआ। प्रोसेस क्या हुई, सेल में क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उस पीसीएम के लिए, उस पैरासीटामोल के जो मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल को बाइंड करवा के उनके एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, जो प्रोटीन किसका काम करवाती हैं, रिसेप्टर का काम करवाती है। रिसेप्टर प्रोटीन जो उन मॉलिक्यूल को बाइंड करके हम उन मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म करवाएंगे और उन मॉलिक्यूल के एक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। जो एक्शन जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को ट्रीट करवाएगा। यह बात करें तो सेल को आइडेंटिफाई करवा के पर्टिकुलर उसी एरिया में, जिस एरिया में अफेक्शन हो रहा है, उस अफेक्शन एरिया में क्या करवाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा। इसलिए सेल कैसी होती है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो रिकॉग्निशन करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं किसका, सेल का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
स्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर अपन बात करें तो मेम्ब्रेन कैसे दिखती है, वेरी थिन, यूजुअली इनविजिबल, बिल्कुल पतली झिल्ली दिखती है। और कैसी होती है, इनविजिबल, जिसको नेक्ड आई के थ्रू अपन देख नहीं सकते, जिसकी शेप एंड साइज का आइडेंटिफिकेशन अपन नहीं कर सकते, जिसका आइडेंटिफिकेशन अपन कभी भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू अपन उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, डिटेल हिस्ट्री पता कर सकते हैं, उसका शेप साइज डायमीटर पता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उसकी थिकनेस की, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 7.228। यहाँ पे क्या है, नैनोमीटर, वहाँ पे क्या था, माइक्रोमीटर। वो सेल की साइज थी, आरबीसी की साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर या 7.5 माइक्रोमीटर। यहाँ अगर अपन बात करें तो इससे पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, 7.228 नैनोमीटर। अपीयरेंस एज ए ट्राई लेमिनार, अपीयरेंस एज ए ट्राई लेमिनार की अगर अपन बात करें, तीन परतों में, तीन तरीके की परतों में इसका क्या दिखता है अपने को, अपीयरेंस दिखता है। कोल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस साइटोप्लाज्म सेल, इस सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में मेनली कौन कौन से होते हैं, मेजरली तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा 55% कौन कंपोजिशन में कौन रोल प्ले करता है, प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो 25%, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 13%, अदर लिपिड की बात करें तो 4% टोटल, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3%। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट जो क्या करवाते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करवाते हैं। अभी यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अपन कुछ एक्सप्लेनेशन इसी डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले अभी अपन ने पढ़ा था यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं ट्राइलेमिनार मेम्ब्रेन, जो किसके थ्रू देख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप के थ्रू। इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पे अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो कैसा दिखता है, ट्राइलेमिनार। ट्राइलेमिनार के अलावा अगर अपन बात करें तो कैसा दिखता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। कैसा दिखेगा, फ्लूइड मोजेक मॉडल। सबसे पहले अपन इस ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर किस किस की वजह से, सबसे पहला कंपोनेंट कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तीन कंपोनेंट, जिन तीन कंपोनेंट की लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड अगर अपन बात कर रहे हैं तो कौन होगा, प्रोटीन। और थर्ड कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो थर्ड कंपोनेंट कौन होता है, लिपिड। कौन होगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तीन तरीके के कंपोनेंट, तीन तरीके की लेयर का फॉर्मेशन करवाते हैं। सबसे पहली अगर लेयर की बात करें तो सबसे आउटर लेयर कौन फॉर्म करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, जो क्या करवा रहा है, सबसे आउटर लेयर फॉर्मेशन करवा रहा है। जिस आउटर लेयर की साइड अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेकेंड लेयर की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है, लिपिड लेयर, डबल लेयर प्रेजेंट होगी। लिपिड लेयर की अगर अपन बात करें तो कैसी लेयर प्रेजेंट होगी, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होंगी। एक लेयर ये जिसमें एक हेड और एक टेल। हेड की अगर अपन बात करें तो कैसा होता है, आउटर साइड, हेड कैसा होगा, आउटर साइड। और टेल की अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी, इनर साइड। जो अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है, इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इस स्ट्रक्चर का जो हेड है कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड। हाइड्रोफिलिक की मतलब बात करें तो वाटर लविंग, कैसा होगा, वाटर लविंग, जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अटैच या अट्रैक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरे एंड की बात करें तो कौन सा होता है, इसकी टेल, हाइड्रोफोबिक, किसकी बनी होगी, फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड की बनी होगी। यहाँ की अगर अपन बात करें तो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर की अगर हेड की बात करें तो फॉस्फेट का बना होता है, टेल की बात करें तो फैटी एसिड की बनी होती है। फैट हमेशा वाटर फोबिक होती है और हेड या बात करें फॉस्फेट हमेशा वाटर लविंग होता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड कौन होगा, इस फॉस्फोलिपिड का हेड, और इस फॉस्फोलिपिड की टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक। इसी टेल से कौन अटैच रहता है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। कौन अटैच रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके के अरेंजमेंट में रहती है, डबल लेयर में। आउटर एरिया की साइड कौन होगा, आउटर एरिया ऑफ सेल और इनर एरिया ऑफ सेल। आउटर और इनर दोनों एनवायरमेंट से अटैच कौन रहता है, इसका हेड, हाइड्रोफिलिक एंड। और इन दोनों के बीच की अगर लेयर की बात करें तो कौन बनाता है, इसका टेल, हाइड्रोफोबिक एंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस कार्बोहाइड्रेट के नीचे कौन प्रेजेंट होती है,
आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल और एक होती है इनर लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल की दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। एक साइड के बाहर साइड यानी कि फॉस्फोलिपिड के आउटर साइड, एक फॉस्फोलिपिड के इनर साइड, दो तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस पूरी सेल के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पूरी सेल के स्ट्रक्चर का जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस कैसा दिखाई देता अपन अपने को फ्लूइड मोजेक मॉडल कैसा दिखाई देगा, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल की अगर अपन बात करें तो जिस तरीके से अपन देखते हैं वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज में जिस तरीके से तरबूज के बीज धसे हुए होते हैं उसी तरीके से इस फास्फोलिपिड बाई लेयर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल धसे हुए होते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड कैसी होगी, एक तरल पदार्थ फ्लूइडी लेयर फॉर्मेशन करवाती है। जो फ्लूइडी लेयर किसका फॉर्म है, किस तरीके का अपीयरेंस देगी, फ्लूइड जैसा अपीयरेंस देगी। मोजेक मॉडल की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर धसी हुई ये कोलेस्ट्रॉल और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस फ्लूइडी लेयर में धसे हुए होते हैं जो कैसा अपीयरेंस देते हैं, जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज धसे हुए, और इसलिए क्या बोलते हैं इसे फ्लूइड मोजेक मॉडल। इस तरीके का अपीयरेंस कौन देती है, सेल मेम्ब्रेन। जिसका अगर अपन बात करें तो आउटर एंड कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक, इनर एंड कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक, और मिडल एरिया की बात करें तो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। जो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या होता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो द फ्लूइड मोजेक मॉडल। किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में, यानी कि 1665 में किसका डिस्क्रिप्शन हुआ, सेल का डिस्क्रिप्शन किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। सेकंड अगर अपन सेल मेम्ब्रेन का डेरिवेशन की बात करें तो किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया, 1972 में। ठीक है, फीचर की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए डबल लेयर, प्रोटीन आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड डबल लेयर फॉर्म करता है जिसके अंदर एम्बेडेड धसे हुए होते हैं कौन, प्रोटीन मॉलिक्यूल। मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, मेम्ब्रेन मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबल यानी फ्लूइडी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द आउटर सरफेस। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट आउटर कवरिंग या आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करवाता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से क्या रहता है, इस सेल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट रहता है। नेक्स्ट की बात करें फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर, दो एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड तो क्या होता है, फैटी एसिड का बना होगा, और कैसा होगा, वाटर अट्रैक्टिंग। हाइड्रोफिलिक किसका बना हुआ होगा, फैटी एसिड का, कैसा होता है, वाटर अट्रैक्टिंग। फेसेस द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर के फ्लूइड को और सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या करता है, फेस करता है, यानी कि दोनों लेयर का हेड क्या होगा, आउटर और इनर साइड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक की बात करें तो नॉन पोलर टेल होती है, टेल वाला जो एरिया कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। फॉस्फेट प्रोटीन वाटर रिपेलिंग, फेसेज इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पार्ट है, उस सेंटर पार्ट को फेस करता है। नेक्स्ट की बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, पहली इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड विद द लिपिड बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर में धसी हुई जो लेयर या प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होगी, इंटीग्रल प्रोटीन। मेनली काम क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट एंड रिसेप्टर फंक्शन। जो सब्सटेंस आते हैं उन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में हेल्प करता है, जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर का काम करवाते हैं। क्योंकि किसमें धसी हुई होगी, फॉस्फोलिपिड में। जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उनको सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए इस रिसेप्टर की नीड होगी। वो रिसेप्टर का काम कौन करवाती है, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब अंदर धसी हुई प्रोटीन, इंटीग्रल मतलब इनर साइड। वो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर धसी हुई होती है, कौन सी प्रोटीन होगी, इंटीग्रल प्रोटीन। काम क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसेप्टर फंक्शन। दूसरा होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो एक्सटेंड अक्रॉस द एंटायर मेम्ब्रेन, पूरी मेम्ब्रेन में। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट है। इस फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में अगर बात करें तो ये जो धसी हुई है ये तो कौन होगी, इंटीग्रल प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो आर पार प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। फॉर्म चैनल एंड कैरियर, जो क्या करवाती है, चैनल एंड कैरियर का काम करवाती है। जो भी सब्सटेंस आएंगे उन सब्सटेंस को वहां से लेकर इनर साइड और इनर साइड के सब्सटेंस को आउटसाइड ले जाने का काम
करवाती है। एक होती है थर्ड पेरिफेरल प्रोटीन अटैच टू मेम्ब्रेन सरफेस, जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे अटैच होती है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड सिग्नलिंग फंक्शन। जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और उसके अलावा सिग्नलिंग फंक्शन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं, जो भी सिग्नल आते हैं, जो भी सेंस आते हैं, उन सिग्नल और सेंस को परसीव करने का काम करवाती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या करवाती है, एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम के रूप में काम करवाती है, जो रिसेप्टर का काम करती है। सर्व एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस, हार्मोन और सब्सटेंस के लिए क्या करवाती है, रिसेप्टर का काम करती है। फॉर्म चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड न्यूट्रिएंट्स, आयन और न्यूट्रिएंट्स को इनर साइड और आउटर साइड ले जाने के लिए क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाती है। प्रोवाइड इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी टू सेल, सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाती है, रिसेप्टर प्रोवाइड करवाते हैं जो सेल का आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं और इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं। पार्टिसिपेट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन पंप, और मेम्ब्रेन पंप के थ्रू क्या करता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्लास में तब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करवाता है। इंपॉर्टेंट फॉर सेल रिकॉग्निशन, सेल एडेशन और इम्यून रेस्पॉन्सिबल, सेल का आइडेंटिफिकेशन करवाता है, पहचानता है, सेल का एडेशन, सेल को एक दूसरे से अटैच करवा रखने का काम करता है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव बाउंड्री अराउंड द सेल, सेल के अराउंड क्या करवाती है, प्रोटेक्टिव बाउंड्री फॉर्मेशन करवाती है। मेंटेन सेल शेप एंड इंटीग्रिटी, सेल की शेप और इंटीग्रिटी मेंटेन करवाती है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उनको सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है, जो सब्सटेंस यूजफुल हो गए उनकी एंट्री करवाती है, जो हार्मफुल हो गए उनको बाहरी एंट्री करवाने से प्रिवेंट करवाएगी, जिससे सेल को डैमेज या डिस्ट्रक्शन होने से प्रिवेंट करवाया जा सके। फैसिलिटेट सेल कम्युनिकेशन थ्रू रिसेप्टर, जो रिसेप्टर है उन रिसेप्टर के थ्रू जो सेल है उस सेल का कम्युनिकेशन करवाती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, असिस्ट इन सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन, जो अपन ने प्लाज्मा, जो अपन ने यहाँ पे किसके फंक्शन पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट के, और उसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन लेयर या फोस्फोलिपिड लेयर के जो अपन ने फंक्शन पढ़े थे, वही सारा क्या करवा रही है, ट्रांसपोर्ट करवा रही है, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का, असिस्ट सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन, सेल का रिकॉग्निशन करवाती है, एक दूसरे से आपस में अटैच रहने का काम करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से सेलेक्टिवली काम करवाती है, किस किस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के थ्रू सेल का इनर और आउटर में जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।